अब आपने क्रूड का ज़िक्र किया, बिल्कुल क्रूड पर भी मैं पिछले चर्चाओं में यही बात कर रहा था कि एक दायरे के अंदर फँस गया है, तो दायरे से बाहर तो निकलना ही होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ हुई है, एक दायरे के अंदर फँसा हुआ था, उससे बाहर निकला है और जब उस दायरे से बाहर निकलते ही फिर एक शार्प मूवमेंट हमें दिखी है, भले वो नीचे की तरफ है। यहाँ किस तरह से एकदम से जैसे ही उस रेंज को तोड़ा है इसने, उसके बाद क्या चाल आई है, इस बात को आप यहाँ पे देखिए। अब 75 के आसपास, यहाँ से आगे क्या है? क्रूड को इतनी जल्दी नीचे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लास्ट भी मैंने जो बोला था मुझे अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि 1 क्वार्टर का और कंसोलिडेशन होना चाहिए। लेकिन अगर सिलिकॉन वैली बैंक निकल के नहीं आता था, तो क्रूड भी इतनी जल्दी से, इतनी तेज़ी से नीचे तो नहीं गिरता था। यही था कि ऐसे ही रेंज बाउंड रहता था, ना ज़्यादा ऊपर जाता था, ना नीचे जाता था। लेकिन ये जो इवेंट है, इसने पूरा ट्रिमर क्रिएट कर दिया है, तो मतलब क्रूड का ऑर्बिट ही चेंज हो गया है। अब ऑर्बिट चेंज हो गया है, तो 68 टू 70 के रेंज में जाने के इसके चांसेस बढ़ गए हैं। अब वहाँ पे जाएगा तो फिर देखेंगे, लेकिन फाइनली 60-62 भी टेस्ट हो जाना चाहिए और फिर 60 टू 70 के रेंज में कहीं इसको फाइनल एक लेवल बनाना होगा। लेकिन अभी के हिसाब से ये लगता है कि 68-70 के रेंज में कहीं क्रूड जाए, ब्रेंट क्रूड, और उसके बाद फिर देखते हैं वहाँ से यानी फिर और। दिसंबर 2021 के जो लेवल्स थे, जहाँ से एकदम से चाल आई थी, वहाँ पर वापस लौटने की एक गुंजाइश साफ तौर पे दिख रही है। हाँ, हाँ, वहाँ आना चाहिए, वहाँ तो आना जी। चाहिए। और वहाँ पर आना चाहिए, तो फिर इसका मतलब हमारे लिए क्या होगा? क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को मतलब चाहे डॉलर की बात कर रहे होते हैं, सोने की बात कर रहे होते हैं, सब जगह जो हम डॉलर वाली चीज़ें देख रहे होते हैं, उन सब का अंततः निचोड़ यही होता है कि हमारे लिए इसका मतलब क्या है? पहली सबसे बढ़िया मतलब तो आप ये देखें कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी आने दीजिए। उन्होंने जो ₹100 का क्रूड फैक्टर इन्फ्लेशन के लिए किया हुआ है, अगर वो 70 के नीचे अगर जाता है, तो डेफ़िनेटली हमारे इन्फ्लेशन स्टैंड पॉइंट से तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट 3-6 महीने के बाद ही हमें डिमांड पे दिखेगा, तुरंत तो नहीं दिखेगा। जी। लेकिन लेकिन उसके कई लोग हिसाब ये कहते हैं कि ठीक है, एक बार को 60-65 चला भी जाएगा या 70 के आसपास चला भी जाएगा, तो वहाँ पे रुकेगा नहीं। मतलब जाएगा और तुरंत वापस आ जाएगा। तो उसमें तो हमारे लिए कोई एकदम जिसको आप कहते हैं सस्टेनेबल बेनिफिट, टिकाऊ लाभ तो है नहीं उसका। हुँ, बहुत ही पोलाइटली मेरा उन लोगों से सवाल ये है कि वहाँ जाने का कारण बता रहे हैं, तो वहाँ से तुरंत वापस आने का कारण भी बता रहे हैं। वहाँ जाने का कारण अगर आप कह रहे हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि रिसेशन, जिसके कारण पूरा डिमांड क्रूड का खत्म होगा। तो वहाँ जाएगा रिसेशन के कारण, तो वापस जंप करके किस कारण से आएगा? तुरंत इकॉनमी रेज़िलिएंट हो जाएगी क्या? लॉजिक क्या है? जाने का कारण यही है कि क्रूड का जो राइज़ है, वो इन एंटीसिपेशन ऑफ क्राइसिस इन एनर्जी रिसोर्सेज वो बढ़ा हुआ था, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मंदी की वजह से कच्चा तेल 70 के नीचे जाएगा, तो फिर ये चीज़ हमारे शेयर बाज़ार के लिए भी तो अच्छी नहीं होगी। नहीं, मेरे हिसाब से रिसेशन के लिए क्रूड को जाना है तो फिर से $25 से $40 के बीच जाना। 50 भी ओके है, 60-70 इज नॉट अ रिसेशन लेवल। मेरे हिसाब से वो रिसेशन का लेवल नहीं है। तो फिर आपकी नज़र वो में 60-70 के बीच जाएगा, तो फिर वो किस रीज़न से जाएगा? किस कारण मेरे से हिसाब जाएगा? से वो सस्टेनेबल लेवल है, वही रेंज होना चाहिए, जब तक कि आप ग्लोबल ग्रोथ 6% नहीं कहने लगे। आप ग्लोबल ग्रोथ अगर 4%, 3.5% कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड का डिमांड $670 क्रूड प्राइसिंग $670 के ऊपर होनी चाहिए। हमारा जी। अल्टीमेटली क्रूड एनर्जी डिमांड है ना, तो डिमांड उसी बेसिस पे होगी जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना। तो ग्रोथ नहीं है अगर 3.5-4% के ऊपर में, तो फिर क्रूड का आप 70-80 भाव, 60 भाव क्यों कैसे बनाते? लेकिन 4% अगर 5%। अगर ग्लोबल ग्रोथ सारी दुनिया की बढ़त जो है वो 3.5-4% तक रहेगी, तो फिर भारत क्या 6% से बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकेगा? देखिए, मैं 6% से ऊपर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये आरबीआई कभी 7, साढ़े 7 बोलती है, लोग 8-9 भी बोलते हैं। अच्छा है, कंज़र्वेटिव एस्टीमेट मुझे 6% मिले, बहुत ज़्यादा है। 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 6% पे ग्रो करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? आपकी इकोनॉमी में कभी हीट क्रिएट नहीं होगा।
अचानक से 9% 10% जाने के बाद जो लेकिन फिर इन्फ्लेशन तो शायद 5 ट्रिलियन पर पहुंचने में शायद ये दशक जो है शायद इस दशक में भी संभव ना हो। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं है। जितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे पुश है और जितना फ़ोकस है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इनका जो मल्टीप्लायर है वो बहुत हाई होता है, लेकिन इसका थोड़ा जेस्टेशन भी होता है। वो भी दिखने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक बारी वो इंजन चालू हो गया, तो फिर हमको एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिलता है, हाई ग्रोथ मिलता है। मतलब तो आप कह रहे हैं कि जो चीज़ अभी दूर लग रही है शायद 3-4 साल बाद उतनी दूर ना लगे। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत उसके बाद दूर लगेगी। आपको एक समय व 1 डेढ़ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से 3 आने में ही हमको लगता था कि कभी आ पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे। 3 से 5 जाना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। आप देखिए वर्ल्ड बैंक ही अपना टाइम फ्रेम घटाता रहता है, कभी 28-29 से 27 27 होता रहता है। तो अब पूरे वर्ल्ड में आपको इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कह रहे हैं 3 ट्रिलियन डॉलर के बेस पे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। जी, ये भी बात है कि मैं इस कैंप का हूँ कि मुझे 6 साढ़े 6% के ऊपर इकोनॉमी ग्रोथ नहीं चाहिए। सस्टेन चाहिए। ऐसा करके आप बताएँ कि 2 साल के लिए 9-10% करके इन्फ्लेशन किक इन करा दो पूरी इकोनॉमी में और वो भी ग्रोइंग इकोनॉमी में। उसके बाद फिर बोलो कि तुम्हारा इंजन 3 साढ़े 3 4% पे जाना चाहिए। अल्टीमेटली अचीव क्या हुआ 6-7% से तो ऊपर अचीव नहीं हुआ ना। तो रादर जी, मॉडरेट रखो, उसको सस्टेन करो तो आउटपुट बहुत बेटर मिलेगा ना। जी। अब यहाँ पर क्रूड एमसीएक्स का भी चार्ट हमारे सामने है, बिल्कुल वही फ़ॉलो कर रहा है जो ब्रेंट क्रूड का है। तो जो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग के नज़रिए से ध्यान देते हैं, उनके लिए कोई ख़ास ध्यान रखने वाली बात आपकी तरफ से? नहीं, रेंज नीचे टूट चुका है तो ये आपका जो बॉटम 2 लाइन्स हैं, जो मिल रहे हैं बीच वाले बॉटम उस थोड़ा-सा ऊपर जाइए बस ये उसके नीचे हाँ, उसके थोड़ा-सा ऊपर 2 बीच के बॉटम 2 बीच के बॉटम और ऊपर और हाँ, बस वहीं पे। ये जी, 6000 का जो मार्क है ना क्रूड का, इसके ऊपर अब इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो बस मतलब वही हम 6000 के ऊपर आसानी से लौटेगा नहीं। रेंज टूट चुका है तो अब नीचे की ही चाल रहेगी। अपनी ट्रेडिंग में इस बात का ध्यान रखिए, बस इतना ही।